मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी के 3 दामाद हैं, एक एडी, दूसरा आईटी और तीसरा सीबीआई। जब भी बीजेपी को जरूरत होती है उनका इस्तेमाल करती है। एमएलसी के कविता का लालू प्रसाद के हवाले से बयान। मैं बीआरएस क्यों छोड़ूंगी, बीआरएस मुल्क में बीजेपी का मुतबादिल बनेगी और नित नई स्कीमात से मुल्क की आवाम की खिदमत करेगी। एमपी डी अरविंद का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझती, एमएलसी के कविता का सख्त बयान। मेरे घर पर हमला करने और मेरी ज़ईफ वालिदैन को हरासा करने का कविता को किसने हक दिया? बरहम एमपी डी अरविंद का सवाल। उन्होंने सवाल किया कि मैंने जो बयान दिया वही उनके वालिद ने भी दिया था, फिर उन पर हमला क्यों नहीं किया? भगवत गीता हिंदू तक महदूद मजहबी किताब नहीं है, इसमें इंसानियत की फलाह व बहबूद की तालीमात है और ये किताब इंसानियत के लिए है। भगवत गीता का उर्दू तर्जुमा करने वाली तालिबा का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। एमएलसी के कविता ने लालू प्रसाद यादव के हवाले से ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के 25,000 अपोजिशन लीडर्स को इन शोबेजात के जरिए निशाना बनाया गया, मगर बीजेपी कायदीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या बीजेपी कायदीन दूध के धुले हुए हैं? बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। ये अल्फाज एमएलसी के कविता के हैं, जो इस वक्त इल्जामात के घेरे में है और शदीद बरहमी का शिकार है। आज उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें उनके हमरा आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन एमएलए, पीयूसी चेयरमैन व जिला सदर ए जीवन रेड्डी एमएलए, एम गोपीनाथ एमएलए और दीगर मौजूद थे। एमएलसी के कविता ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि ये अल्फाज लालू प्रसाद जी के हैं, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, एक ईडी, दूसरा आईटी और तीसरा सीबीआई, और ये तीनों ही उस वक्त हाजिर हो जाते हैं जब बीजेपी उनको तलब करती है। एमएलसी के कविता ने बताया कि मुल्क में अब तक 25,000 अपोजिशन लीडर्स पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात उन महकमा जात की जानिब से आयद किए गए हैं। जानबूझकर अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ये कायदीन खौफ व दहशत का शिकार हो और बीजेपी में पनाह ले। मगर बहुत से लीडर्स ऐसे भी हैं जिनको अवाम की तायद व हिमायत हासिल है और वो अवाम के दरमियान रहते हैं और अवाम उनको पसंद करते हैं और उनके शाना बशाना खड़ी है और वक्त पर बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएगी। एमएलसी के कविता ने एक अहम सवाल उठाया और बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि जब 25,000 अपोजिशन लीडर्स पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं तो फिर बीजेपी के कायदीन को क्यों बख्शा गया? क्या बीजेपी के कायदीन दूध के धुले हुए हैं? एमएलसी के कविता ने कहा कि इस तरह की जानिबदाराना सियासत को मुल्क की आवाम इजाजत नहीं देगी और जल्द ही बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्क की आवाम का गम व गुस्सा खुलकर सामने आएगा और बीजेपी को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। जी, लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के 3 दामाद हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी। तो ये 3 दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे, वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती? क्या ये दूध के धुले हुए है? गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है, या तो जय मोदी करेगा तो नहीं ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी, सीबीआई, आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर निरमा काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। निरमा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग।
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देर इज अ टाइम, बहुत ज़्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। बेकार किस्म के लोग मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। मैं बीआरएस छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। कल को बीआरएस मुल्क में बीजेपी का मुतबादिल बनेगी। बीजेपी सतही सियासत करेगी। दहशत का शिकार बनाकर अपोजिशन कायदीन को दबाना चाहती है। एमएलसी के कविता का बयान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमएलसी के कविता ने उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया जिनमें बताया गया कि एमएलसी के कविता बीजेपी या कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाली है। उन्होंने कहा कि कुछ सतही जहन के बेकार किस्म के लोग इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। एक रिपोर्टर के सवाल पर एमएलसी के कविता ने खुद उल्टा सवाल किया कि आखिर वो टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुकी है उसको छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल क्यों होंगी। हालांकि टीआरएस कायदीन पर पार्टी बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, डराया और धमकाया और लालच दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी कोई भी बीआरएस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब बीआरएस मुल्क में बीजेपी का बदल बन जाएगी। मुल्क की आवाम बीआरएस का खुलकर साथ देगी, क्योंकि रियासत में जारी फलाही और तरक्याती स्कीमात जो वजीर आला केसीआर के जहन की इख्तिरा है वो मुल्क भर में मकबूल हो चुकी है और मुल्क की आवाम उन स्कीमात को मुल्क भर में राइज करने के ख्वाहिशमंद है। लिहाजा मुल्क की आवाम आइंदा इंतखाबात में बीआरएस के साथ होगी। उन्होंने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो किसी भी लीडर से मिलने कहीं नहीं गई, क्योंकि बीआरएस से ताकतवर सियासी जमात अब मुल्क में कोई दूसरी नहीं है। लिहाजा इस पार्टी को छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने एमपी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैं सिर्फ अवाम के सामने जवाब देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करवाई हूँ, वरना एमपी डी अरविंद का नाम लेना भी वो मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि वो एक सतही जहन के मालिक है। इस मौके पर उनके हमरा अरकान असेंबली आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी और एम गोपीनाथ भी मौजूद थे। मैडम, मैंने अभी तक बताया था, वो एलिगेशन किस तरीके से अरविंद जी के सपने में आया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप तो नेशनल चैनल पे काम करती है मैडम, आप खरगे जी को फ़ोन लगा के पूछे क्या मैंने खरगे जी से फ़ोन किया है, बात किया है। वैसे मुझे किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पार्टी टीआरएस अभी बीआरएस बना है, कल को नेशनल लेवल पे काम करेगा, हम बराबर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। जो आज हमने तेलंगाना में विकास करके दिखाया है वो कल के दिन पूरे भारतवर्ष में विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल बनाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता मानेगी, मदद देगी तो बराबर उनके लिए काम करेंगे। उनके पास पूछने को क्या है जी, अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते बुरदा नहीं मट रहे हिंदी ना, दे लोग कीचड़ के तरह होते हैं हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत चिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है, तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए उनके ऊपर ईडी प्रयोग करो, सीबीआई प्रयोग करो, आईटी प्रयोग करो, ये जरा भी इंसाफी नहीं है, ये जरा भी एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली ही सामना करना पड़ेगा और हम तैयार है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। मेरे मकान पर हमला किया गया, जहां मेरी 70 साला ज़ईफ वालिदा के अलावा एक और खातून को दहशत का शिकार बनाया गया। एमएलसी के कविता को मेरे घर पर हमला करवाने का हक किसने दिया? उन्होंने अपने वालिद के मकान पर हमला क्यों नहीं किया? शदीद बरहमी का शिकार एमपी अरविंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। एमपी डी अरविंद ने एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि जल्द ही एमएलसी के कविता अपनी पार्टी से बगावत करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगी, जिससे बीआरएस के हलकों में जबरदस्त बरहमी की लहर दौड़ गई और फिर बीआरएस और एमएलसी के कविता के हामियों ने एमपी डी अरविंद के मकान वाक़े बंजारा हिल्स पर हमला बोल दिया और खूब तोड़फोड़ की। बरहम हामियों ने पौधों के गमलों और फर्नीचर को तोड़फोड़ दिया और काफी देर तक हंगामा हराई की। बताया गया कि इस मौके पर एमपी अरविंद अपने मकान में मौजूद नहीं थे, लिहाजा वो इस हमले में महफूज रहे।
बाद अज़ा उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने क्या गलत बात कही, जो बात अवाम में गश्त कर रही है वही बात मैंने दोहराई है और यही बात उनके वालिद वजीर आला केसीआर ने भी कही थी। शदीद बरहमी का शिकार निजामाबाद एमपी जो जिला न्यू कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के पास मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने शदीद बरहमी के आलम में एमएलसी के कविता से सवाल किया कि क्या तुमने अपने वालिद के मकान पर हमला किया, जब उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी को बीजेपी में शमूलियत की दावत दी गई है। एमपी अरविंद ने कहा कि एमएलसी के कविता ने पीसीसी सदर से फोन पर बात की है, मगर बात क्या हुई इसका उन्हें इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी सी बात पर उनके मकान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। एमपी अरविंद ने कहा कि इस मकान में मेरे 75 साल बूढ़े वालिद और 70 साल ज़ईफ वालिदा रहते हैं। उनके अलावा कुछ रिश्तेदार, खवातीन और मुलाजिमाएं भी घर में मौजूद थे। एमपी अरविंद ने इल्जाम आयद किया कि उनकी 70 साल ज़ईफ वालिदा के अलावा एक घरेलू मुलाजिमा पर भी हमला किया गया, सामान की तोड़फोड़ की गई, हत्या के भगवान की मूर्तियों को भी बख्शा नहीं गया। उन्होंने एमएलसी के कविता के चैलेंज की बात मीडिया की जानिब से सामने आने पर कहा कि वो तैयार है और चैलेंज करते हैं कि एमएलसी के कविता 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में एक बार फिर मुकाबला करे। वो उनका सामना करने के लिए तैयार है। एमपी अरविंद ने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में जिन किसानों ने उनके खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उनमें से 70 से ज्यादा किसान अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आगे दिगर भी शामिल हो जाएंगे। దేనికోసం కేసీఆర్ మీద దాడి చేసినావా కవితను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంకోటి ఇంకేం మాట్లాడినండి, మీరు ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోటీస్తామంటున్నాం. సంతోషం రమ్మని చెప్తున్నా. నేను 50 సార్లు చెప్పిన ఇప్పటికి. ఇప్పుడు వస్తుందా నిజామాబాద్కి వస్తుందా, నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పోటీ చేస్తుందా, నన్ను నా ఎమ్మడవాడి నన్ను ఓడిస్తా అంటే నేను వెల్కమ్ చేస్తున్నా, రండి కొట్లాడదాం. నేను 50 సార్లు చెప్పిన కొట్లాడు. ఇప్పటికన్నా ఫైనలా మళ్ళీ మాట మార్చుకుంటుందా? ఇంత రియాక్ట్ అయిందంటే మరి ఆ ఫోన్ కాల్ నిజమా కాదా అన్నది ఎంక్వైరీ కావాలి. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది చాలా సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ వాళ్ళ ఆఫీస్ బేరర్ ఫోన్ చేసి చెప్పింది. మరి ఆమె ఫోన్ ట్యాప్ ఆమె అందరు ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తారు కదనే, బిడ్డది రికార్డు తీయమని. మరి ఆమె ఇంతగానం రియాక్ట్ అయిందంటే నిజం ఉన్నట్టుందన్న. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దిస్. ఫస్ట్ నా తల్లిగారిని ఇంట్లో ఉండగా వాళ్ళని కొట్టి, దేవుడి పటాలు ధ్వంసం చేసి, టేబుల్ వల్ల కొట్టి, కారద్దాల వల్ల కొట్టి, ఇంట్లో కిటికీల వల్ల కొట్టి, అంటే ఇది ఏందన్నట్టు. నీ ప్రగతి భవన్ చేసినావా? మీ అయ్య ఇల్లు చేసినావా? నా తల్లి గారిని భయపెట్టించే హక్కోడిచ్చింది నీకు. కుల అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నది. విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది వీళ్ళకి. ఈ కేసీఆర్, కవిత, కేటీఆర్కి విపరీతమైన కుల అహంకారం అయిపోయింది. ఏం చీటింగ్ కేసేస్తావు నా మీద? 178 మంది పసుపు రైతులు నామినేషన్లు వేస్తే 71 మంది ఒఫీషియల్ గా భారతీయ జనతా పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్నారు. 178 మంది క్యాండిడేట్లలో ఇప్పటి వరకు 71 మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్నారు పసుపు రైతులు. నువ్వేం నా మీద చీటింగ్ వేసావు? మీ అయ్య మీద వేసుకో. నీ మేనిఫెస్టోలు మొత్తం చీటింగే. మీ అయ్య ఇల్లు ధ్వంసం చేయపో. రైతులు గుంపులుగా భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు వస్తుంటే నువ్వేం చీటింగ్ కేసేస్తావు? వంకాయ వేసుకోపో, ఏ కోట్లు వేసుకుంటూ వేసుకోపో. నా తల్లిని అటాక్ చేసి ఆ కోడ్ ఇచ్చిండు. నీ కులాహంకారం ఏంది తెలంగాణలో? बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने एमपी अरविंद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अरविंद को खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है, वो झूठ बोलकर एमपी बने हैं। अगले इंतखाबात में एमएलसी कविता उन्हें करारी शिकस्त देंगी। बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत आज कुछ मज़ाजात का अहाता किया और आवाम से मुलाकात करते हुए तरक्याती स्कीमात और कामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकन असेंबली शकील आमिर का वालिहाना इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। एमएलए ने यहाँ इस्तेफादा कुनिंदगान में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स के अलावा कुछ मुस्तकीन में डबल बेडरूम मकान तामीर करने के लिए मंजूर हुए रकम के चेक्स तकसीम किए। बाद एमएलए ने अपने खिताब में बताया कि एमपी अरविंद ने एमएलसी के कविता पर जो नाजेबा अल्फाज किए हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एमपी अरविंद
खवातीन का लिहाज करना भूल चुके हैं। अपनी जुबान को काबू में रखें। खातून पर इस तरह की बात करना शर्मनाक बात है। और बताया कि अरविंद किसी भी हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे उसे एमएलसी कविता कड़ी शिकस्त देगी। अरविंद ऊंची हरकतों के अलावा गैर मुहज़्ज़िब जुबान का इस्तेमाल करना बंद कर दे। कविता पर जो इल्जामात अरविंद ने लगाए वो बेबुनियाद है। अरविंद ने अवाम से धोखे से वोट हासिल करते हुए एमपी बना है। इसके अलावा हल्दी बोर्ड लाने का जो वादा किया था वो वादे को पूरा करने में नाकाम होकर किसानों को धोखा दिया है। और अवामी मसाइल की यकसवी करने में दिलचस्पी रखने वाली सिर्फ एक ही पार्टी टीआरएस है जो अब बीआरएस बन गई है। रियासत के वजीर आला केसीआर ने रियासत में ऐसी स्कीमात की शुरुआत की जिनसे रियासत के हर घर में फायदा हासिल हुआ है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, आसरा वजीफा जात, रैतु बीमा व दीगर कई फलाही स्कीमात से अवाम ने भरपूर फायदा उठाया। तेलंगाना रियासत के तरक्याती स्कीमात का मुल्क की किसी भी रियासत में तस्वुर नहीं मिलता। बीजेपी पार्टी की वजह से तो ही अवाम परेशानियों का शिकार है। बीजेपी झूठी पार्टी के अलावा अवाम मुखालिफ काम करती है और मुनाफरत की सियासत करते हुए अवाम को इस्तेमाल कर रही है। टीआरएस पार्टी अवाम की पार्टी है, लिहाजा इससे अपनी वाबस्तगी को अटूट रखे। इस मौके पर बोधनाडियो, राजेश्वर, बोरगाम, ताड़बिलोली, मौलाली तांडे के सरपंच के अलावा एमपीटीसी, टीआरएस मंडल कायदीन व दीगर मौजूद थे। బేషరమున్నాడు, సిగ్గు లేదు, యూజ్లెస్ ఫెలోకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, ఇప్పుడే ఆయన కౌంటర్ ఒకటి, మా ఇంట్లో తల్లి ఉన్నది, ఒక మహిళ ఉన్నది అంటే కవిత ఒక మహిళ కాదా? నువ్వు ఏ విధంగా ఆమెని పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు? ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఊరుకుంటున్నాం. ఒక మహిళని పట్టుకొని, ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గలీజ్ మాటలు మాట్లాడుకుంటా తిట్టుకుంటా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నారా? యూజ్లెస్ ఫెలో. నువ్వు ఏదో తప్పుదువా పట్టించి ప్రజలకు ఈరోజు చీటింగ్ చేసి గెలిచినావు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం. నువ్వు మొగడున్నావు అనుకో, నువ్వు నిజమైన నీకు దమ్ముంటే నువ్వు ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి చలో కవితక్క దిగుతాయి, నువ్వు కూడా రా, మనం చూసుకుందాం, ముఖాముఖి చూసుకుందాం. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు నిజమైన మొగుడైతే నువ్వు ఫట్టకు మన రాజీనామా చేయాలి. రాజీనామా చేసి ఇమీడియట్గా రా బాడీలో చూసుకుందాం. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా, ఎందుకంటే కవితక్క చాలా మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడే స్త్రీ, ఒక మంచి మహిళా నాయకురాలు, తెలంగాణ ఒక ఆత్మగౌరవం మన కవితక్క. ఆమెని ఇట్లా హింసిస్తూ ఇట్లా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతూ వాడు మళ్ళా ఇంకా అమ్మ ఉన్నది, ఇది ఉన్నది, ఆ చెల్లె ఉన్నది, అక్క ఉన్నది, తల్లి ఉన్నది అంటే ఈమె ఏమున్నది? నీకు నీ అక్క కాదా కవితక్క? మళ్ళీ నీ మాట్లాడే పద్ధతి ఏంది? నీ అక్కలతో ఇట్లానే మాట్లాడతావా? నీ తల్లితో ఇదే మాట్లాడతావా? నీ బిడ్డతో ఇదే మాట్లాడతావా? నీ పిల్లంతో ఇదే మాట్లాడతావా? ఏంది నువ్వు మహిళలతో నీ సంస్కారం ఏంది? ఫస్ట్ నువ్వు అది చెప్పాలా. నీకు అక్క లాంటిది కాదా కవితక్క? మన తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కవితక్క. ఆమెని బట్టి ఇట్లా హింసించి మాట్లాడడం చాలా సిగ్గుచేటు. తప్పకుండా ఆమె చెప్పింది చెప్పుతోనే కొడతాం, ఇంకా అన్ని విధాలుగా కొడతాం, చెప్పుతోనే కాదు ఇంకా అన్ని విధాలుగా కొడతాం. तेलंगाना जागृति की जानिब से एमपी डी अरविंद के खिलाफ एहतजाजी धरना। इससे अलीम ने कहा कि एमपी अरविंद अपनी हद में रहे और किसी खुश फहमी का शिकार न बने। अगर हिम्मत हो तो एमपी से इस्तीफा दे और एमएलसी के कविता से मुकाबला करके देख लें। तेलंगाना जागृति के जेर एहतमाम एनटीआर चौराहा निजामाबाद पर एमपी डी अरविंद के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की क़ियादत सदर जिला जागृति अवंती कुमार ने की। इस एहतजाज में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, साबिक सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, एन सुधाकर, सुमेर अहमद, मोहम्मद अख्तर व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एस.ए. अलीम और जिला जागृति यूथ सदर मोहम्मद रेहान ने कहा कि एमपी डी अरविंद अपने काबू में रहे और अपने अल्फाज का सोच समझ कर इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि एमपी डी अरविंद के पास क्या सबूत है कि एमएलसी के कविता ने कांग्रेसी कायदीन से बात की। उन्होंने एमपी डी अरविंद को चैलेंज किया कि वो अगर दम है तो एमपी की निशिस्त से इस्तीफा दे और एमएलसी के कविता से अब मुकाबला करके देखे। टीआरएस कायदी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजियों पर एमपी डी अरविंद को संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अरविंद गारू को बोल रहे हैं कि हमारे हरदिल अजीज कायद निजामाबाद के हरदिल अजीज कायद कविता मैडम के बारे में अगर जो भी अल्फाज कहेंगे उसके हम बराबर बदला लेंगे। और जो भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस से खरगे से बात किए और बीजेपी में आने की बात करे, ये अगर अरविंद अगर हमारे एमपी साहब के बारे में कुछ भी बोलेगा तो हम उसको किसी के बाप को छोड़ने वाले नहीं है। और हम ये
चैलेंज कर रहे हैं कि अगर दम है अरविंद को तो आज तेलंगाना निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजाइन करके दोबारा एमपी कॉन्टेस्ट करके देखो कितने मेजॉरिटी से हमारी मैडम कविता मैडम जीतने वाली है। निजामाबाद में आज जो भी डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ कविता मैडम जी की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो कविता मैडम जी फंड लाके डेवलप करे। अरविंद को आज चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दम है तो निजामाबाद से एमपी से रिजाइन करके निजामाबाद से दोबारा लड़के बताओ। हम बताएंगे कि निजामाबाद में एमपी कविता मैडम जी कितने वोट से जीतने वाले हैं। और हम आज निजामाबाद की आवाम की सारे आवाम की ख्वाहिश है कि एमपी कविता मैडम को एमपी ही बनाना है और वो एमपी ही लड़ेंगे हम तुम्हारे सामने। ये हम चैलेंज कर रहे हैं तुम्हारे को। నిజామాబాద్ దొంగ అరవింద్ గారు ఎప్పటి నుంచో కవితక్క మీద చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలకు ఇన్ని రోజులు సహనం వహించి ఈరోజు సహనాన్ని కోల్పోయి బయటకు వచ్చి కవితక్క గారు మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో నిన్ను చెప్పుతోని కొడతా అన్నారు, నీకు సిగ్గురాదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, నిజానికి నీకు నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ఆడ మహిళలందరూ కూడా ఇంటికి ఒకరు వచ్చి చీపిరి కట్టలతో కొట్టి నేను సాగనంపే రోజులు దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ నీకు అంతిమయాత్ర స్టార్ట్ అయింది, దహన కార్యక్రమాలు దగ్గరలో ఉన్నాయి, అవి ఖచ్చితంగా దగ్గరలోనే జరుపుతాం. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈరోజు తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన దాంట్లో నువ్వు కానీ హిందువులలో కూడా నువ్వు మత చిచ్చు రేపుతా ఉన్నావు, కుల వ్యత్యాసాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కులాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఇది నీకు ఎంత మటు సమం అని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. పట్ల దరిద్రం మన ఎంపీ మరి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి గెలిచి నిజామాబాద్ కావచ్చు, పట్టణ ప్రజలకు కావచ్చు, యావత్ తెలంగాణ కావచ్చు, ఎటువంటి ఉపయోగం ఎంపీ ఆడంగిల ఎంపీ మన అరవింద్ ఎంపీ మరి ఎప్పుడు చూసినా ప్రజాసేవ చేయకుండా ఏదో ఒక రాజకీయంగా ఎవరో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యంగా మా కవితక్క గారి మీద గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తాం అన్ని అసందర్భ మాటలు, అన్ని ఆడంగి మాటలు మాట్లాడతారు తప్పితే ఏనాడు కూడా ప్రజాహితం కోరి కావచ్చు, రాజకీయ హితం కోరి కావచ్చు ఏనాడు మాట్లాడలేదు. మన తెలంగాణకు కావాల్సిన న్యాయం గురించి కూడా ఎక్కడైనా పోయి పార్లమెంట్ కూడా మాట్లాడు, ఎప్పుడు చూసినా పిచ్చి రాజకీయాలు పిచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నిన్న ఏదైతే అక్క గారి మీద అసందర్భంగా మాట్లాడినా దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి अरविंद जो K6 राइट कविता मैडम के ऊपर जो अरविंद रिमार्क करा उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं. अरविंद अगर नेक्स्ट टाइम कविता मैडम के ऊपर ऐसी बातें करा तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरने नहीं देंगे. कहा कि टीआरएस पार्टी के 60 लाख मेंबरशिप है, अगर हम चाहे तो देखो घर के बाहर नहीं निकाल सकते. पार्लियामेंट में जो इंसाफ हो रहा है, अवाम कविता मैडम अवाम के साथ है. अगर अवामी लीडर को अगर तू बोला तो तेको फिरने नहीं देंगे. खबरदार अरविंद, आइंदा अगर ऐसी बात करा तो तेको टिकने नहीं देंगे. कोई भी मजहबी किताब उसके मानने वालों तक ही महदूद नहीं होती. ये किताबें इंसानियत के लिए है. भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा करके शोहरत और एवार्ड्स हासिल करने वाली कमसिन तालिबा हिबा फातिमा का बयान. कोई भी मजहबी किताब उसी मजहब के मानने वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है. ये अल्फाज उस कम उम्र लड़की की है जिसने हिंदुइज्म की मजहबी किताब भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा करते हुए तहलका मचा दिया था. हिबा फातिमा इस लड़की का नाम है. वो एक मुतवस्सित मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती है. उर्दू मीडियम की इस तालिबा ने बताया कि वो एक किराए के मकान में अपने वालिदैन के साथ रहती है और अक्सर मकान बदलते रहते हैं और जो पड़ोसियों से सामना होता है उनमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी. हिबा फातिमा अक्सर हिंदुओं से उनके मजहबी अकायद से मुताल्लिक सवाल करती थी, लेकिन उसको मुतजाद जवाब मिलते थे जिससे वो मुतमईन नहीं थी. लिहाजा उसने भगवत गीता का मुतालिया करने का फैसला किया, लेकिन उसको भगवत गीता उर्दू में दस्तयाब नहीं हुई और यहीं से हिबा फातिमा को ये तरकीब मिली कि वो उर्दू में भगवत गीता का तर्जुमा करेगी. लिहाजा उसने अपने वालिद के ताउन से भगवत गीता के हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी वर्जन हासिल किए और फिर 1 अगस्त 2018 से 28 अक्टूबर 2018 तक मेहनत व जद्दोजहद के बाद उसने हिंदू मजहबी किताब भगवत गीता का तर्जुमा कर लिया. हिबा फातिमा का कहना है कि इसकी बहुत सी बातें इंसानियत के लिए बहुत ही सूदमंद है. लिहाजा ये कहना मुनासिब नहीं है कि भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं की है. जिस तरह कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उतारा है, उसी तरह भगवत गीता भी हिंदू के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और दर्स के लिए है. लिहाजा इसका मुताला करना चाहिए और हिंदुइज्म को समझना चाहिए. हिबा फातिमा ने कहा कि इसकी इस काविश को कौमी सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया और उसको बेशुमार अवार्ड हासिल हुए हैं जिनमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है. हिबा फातिमा ने बताया कि अब वो एक कदम और आगे बढ़ा रही है और अब वो 3 मज़ाहिब की किताबों का मुआवजा न करेगी
और ये बात सामने लाएगी कि उनमें क्या बातें मुश्तरक है। हिबा फातिमा ने बताया कि वो कुरान मजीद, भगवद गीता और सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ के अहकामात का जायजा लेंगी और जहाँ जहाँ उनमें इंसानियत है उसकी निशानदही करते हुए किताबी शक्ल देगी, साथ ही उसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेगी। हिबा फातिमा ने बताया कि उसने एक चैनल यूट्यूब पर शुरू किया है जिसका नाम मैसेज फॉर ऑल बाय हिबा फातिमा है। इस तालिबा ने तमाम ही लोगों से ख्वाहिश की कि वो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता को पढ़ने की कोशिश की थी वालिद साहब के सपोर्ट से। तो भगवद गीता को हमने मेरे पास मैं बेसिक उर्दू मीडियम से हूँ, इसीलिए मुझको तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं आता। लेकिन जब हम लोगों ने भगवद गीता ली तो उर्दू में कहीं दस्तयाब ना होने की वजह से वालिद साहब ने तेलुगु, हिंदी की भगवद गीता लाकर मुझे दी और मैंने इंग्लिश भगवद गीता आज मोबाइल में इंस्टॉल कर लेके ये 3 लैंग्वेजेस की हेल्प से, इन 3 लैंग्वेजेस की मदद से मैंने उर्दू में भगवद गीता को 3 महीने में कंप्लीट ट्रांसलेशन किया है। 1 अगस्त 2018 से 28 अक्टूबर 2018 में मेरा ये काम मुकम्मल तौर पे हो गया। और जब मैंने ट्रांसलेशन ख़त्म किया या फिर जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी, ट्रांसलेट करने से पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि ये भगवद गीता हिंदुओं की किताब है। जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी या फिर जब मेरा काम ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ हिंदुओं के लिए महदूद नहीं है, ये तो हर एक के लिए है। जो गीता को नहीं पढ़ते वो ये कहते हैं कि वो हिंदुओं की किताब है, लेकिन जो एक मरतबा गीता को पढ़ लें तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब का इंसान इसको पढ़ सकता है। फिर ये चीज़ समझ में जब मुझे आ गई कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिम भी पढ़ने पे कोई एतराज़, कोई बुराई इसमें नहीं है। इसी तरह गीता को मुसलमान पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कुरान पाक भी सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं है, हिंदू भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने ये काम ख़त्म करने के बाद और एक काम मैंने शुरू किया है, और एक बुक लिखना शुरू किया है जिसमें मैं हिंदुइज़्म, इस्लाम और सिखिज़्म के मुताल्लिक़ इंसानियत बता रही हूँ। कांग्रेसी कायद मोहम्मद जिया को लॉकडाउन के दरमियान अवामी खिदमत करने और खाने की तकसीम अमल में लाने पर तहनीत वो अवार्ड। कामारेड्डी में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर ने कोरोना वबा के दौरान खिदमत अंजाम देने वालों को अवार्ड्स पेश किए। कांग्रेस के जवाब अलकायद मोहम्मद जिया ने कोरोना वबा के दौरान आयद किए गए लॉकडाउन के दौरान शानदार खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने लॉकडाउन के मौके पर वसाइल से महरूम, भूख व फाका कशी का शिकार अवाम में खाना तैयार करवाकर खाने के पैकेट्स तकसीम करवाए थे। उनकी ये खिदमत मुसलसल कई दिन तक जारी रही, जिसकी मुख्तलिफ हलकों से सताइश की गई थी और साथ ही दीगर हलकों ने भी खाने के तकसीम का नज़्म किया था। कामारेड्डी में रियासत के खदावर कांग्रेसी कायद वो साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर ने एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया और कोरोना वबा के संगीन हालात के दौरान अवाम की मुख्तलिफ तरीकों से मदद करने वाले और बेबाकाना खिदमत अंजाम देने वाले अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें अवार्ड पेश किए गए और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने मोहम्मद जिया की लॉकडाउन के दरमियान की गई खिदमत की सताइश की और उनकी भी तहनीत करते हुए अपने हाथों से अवार्ड पेश किया। इस अवार्ड के हुसूल पर मुख्तलिफ हलकों ने मोहम्मद जिया को दिली मुबारकबाद पेश की। शहर में कमिश्नर पुलिस की निगरानी में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। उन्होंने कहा कि ये फोर्स इंतहाई अहमियत की हामिल है। हसास व संगीन हालात में इस फोर्स की खिदमत से इस्तेफादा किया जाता है और ये जान पर खेल कर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जिला निजामाबाद में रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन ARF हकीमपेट हैदराबाद का निजामाबाद कमिश्नरेट के तहत फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च राजीव गांधी ऑडिटोरियम, गांधी चौक, नेहरू पार्क, किला चौरस्ता और वर्नी चौरस्ते तक मुनक्किद किया गया और इस फ्लैग मार्च में कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मादजा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों, सियासतदानों, मजहबी व समाजी तंजीमों और कॉलेज के तलबा के लिए एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने बताया कि RAF CRP एक खुसूसी यूनिट है। इस यूनिट का क़याम 11 दिसंबर 1991 को अमल में लाया गया था और ये RF यूनिट हंगामी हालात व फसादात के मौके पर काबू पाने के हालात से निमटने के लिए है और शदीद बारिश की सूरत में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए काम करते हैं। इसके अलावा वो हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं। वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फराइज को अंजाम देते हैं। तूफान हो या वबाई अमराज के अलावा हुकूमत को हर वक्त मदद फ्राहम करते हैं
और 3 डिवीजनों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आरएफ जवानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करे। ये फोर्स हमेशा ही हसास मुकामात के पास नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए, अमन व सलामती के लिए इक़दाम करती है। इस प्रोग्राम में आरएफ के 99वें असिस्टेंट कमांडेंट एसएस प्रवीण कुमार, आरएफ इंस्पेक्टर रविंदर रोजन, लिम्बाकेर थाई, निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर सलीम, सीटीएसएचओ विजय बाबू, साउथ रूरल सीआई नरेश व दीगर मौजूद थे। డ్యూటీస్ ప్లస్ వీరి యొక్క విధులు విధానాలు మనందరితో షేర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నా కూడా మేము ఇక్కడ వచ్చి మీకు సేవలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఓన్లీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ పరంగా కాదు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా మేము ఇంకా ఉంటామని ఉద్దేశంగా మనకు ఎప్పుడు వెన్నట్టు ఉంటారు. సో వారందరికీ మా యొక్క తరఫున, మన కమిషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు. अगर इस प्रकार का रहा है उसमें विशेष तौर पे हम उसमें उस जगह में हम ध्यान देते हैं ताकि इस प्रकार का सिचुएशन ना हो। तो आप लोग इसलिए बुलाया गया है। हम लोग आप लोग के साथ हमेशा है। हम जरूर वर्दी पहना है लेकिन आप लोग का बीच में से हम हो, ठीक है। हम ऐसा नहीं किसी विशेष वर्ड के लिए हम उनके लिए एंटी है या वो है, इस प्रकार का नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जाति या धर्म विशेष से हो, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, रहते हमेशा। नेट में शानदार रैंक लाते हुए मेडिकल सीट हासिल करने वाली भीमगल की तालिबा श्राविया और सुमैया महक को जमात इस्लामी भीमगल की जानिब से तहनीत पेश की गई। मुखर्रीन ने उन तालिबात की सताइश की और मुबारकबाद दी। जमाते इस्लामी भीमगल व बाबापुर की जानिब से बाबापुर कमेटी हाल में नेट MBBS में नुमाया रैंक हासिल करने वाली 2 तालिबात समो श्राविया और सुमैया महक की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज रियाज अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद मौलाना जमील बेग ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म एक नूर है और हमारी विरासत है। तमाम उलूम को हासिल करने वाले पहले मुसलमान ही थे। इसलिए एक हदीस है, प्यारे नबी अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसके बाद मुश्ताक हुसैन असलम कागजी ने खिताब करते हुए तालिबात को मुफीद मशवरों से नवाजा और दोनों को मुबारकबाद दी। बादशाह बाबापुर सरपंच अतीक ने भी खिताब करते हुए दोनों तालिबात की सराहना की। उसके बाद बाबापुर MPTC सरजील ने खिताब करते हुए 2 तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी कामयाबी से बाबापुर भीमगल मंडल और बालकुंडा हलके के लिए खुशी और मसरत की बात है। बादशाह साबिक़ सरपंच अफसर हुसैन ने भी खिताब करते हुए दोनों तालिबात को मुबारकबाद दी। इसके बाद जावेद भाई ने तेलुगु में खिताब करते हुए तलबा को मुफीद मशवरों से नवाजा। बादशाह मेहमान खुसूसी ZPTC रवि ने अपने खिताब में जमाती इस्लामी को मुबारकबाद दी और उनके मुनक्किद किए गए प्रोग्रामों की सराहना की। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा को मुबारकबाद देते हुए वालिदैन को मुफीद मशवरों से नवाजा। इस प्रोग्राम में दोनों तालिबात सोमो श्राविया और सुमैया महक ने भी खिताब करते हुए कहा कि ये उनकी मेहनत और वालिदैन की बरवक्त रहनुमाई का नतीजा है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल बशीर अमीर मुकामी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद इस्माइल जबी ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी के कारकुन मोहम्मद खदीम इकबाल, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, मोहम्मद रफीक और तेलुगु, उर्दू, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कसीर तादाद शरीक थी। इस्लाम जब आया है तो सब बिहार की चीज़ों को खत्म किया है। इस्लाम से पहले आप नजर डालो और दुनिया में औरतों की क्या हालत थी, बच्चियों की क्या हालत थी। बेटी पैदा होती थी तो लोग सब उनके मारे उसको। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी के 3 दामाद हैं, एक AD, दूसरा IT और तीसरा CBI। जब भी बीजेपी को जरूरत होती है उनका इस्तेमाल करती है। MLC के कविता का लालू प्रसाद के हवाले से बयान। मैं BRS क्यों छोड़ूंगी, BRS मुल्क में बीजेपी का मुतबादिल बनेगी और नित नई स्कीमात से मुल्क की आवाम की खिदमत करेगी। MPD अरविंद का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझती, MLC के कविता का सख्त बयान। मेरे घर पर हमला करने और मेरी ज़ईफ वालिदैन को हरासा करने का कविता को किसने हक दिया,
बरहम एमपीडी अरविंद का सवाल, उन्होंने सवाल किया कि मैंने जो बयान दिया वही उनके वालिद ने भी दिया था, फिर उन पर हमला क्यों नहीं किया। भगवत गीता हिंदू तक महदूद मजहबी किताब नहीं है, इसमें इंसानियत की फलाह बहबूद की तालीमात है और ये किताब इंसानियत के लिए है। भगवत गीता का उर्दू तर्जुमा करने वाली तालिबा का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।